9 कॉन्सेप्ट्स होंगे जेई में, ये मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चलेगी। जी सर। ओके, चलो तो एक बार बात कर लेते हैं यार अपने सिलेबस की, क्या हम पढ़ने वाले हैं और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सिलेबस में यार मेनली तो हमारे, अगर हम यूनिट्स में इसको डिवाइड कर दें तो यूनिट है हमारी अलजेब्रा, देन कैलकुलस। कैलकुलस में भी 2 पार्ट्स हैं, करते हैं अभी डिस्कस। देन ट्रिग्नोमेट्री, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का बाद में रखेंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको प्रेफरेंस वाइज लगाया जा रहा है किसका कितना पोर्शन पूछा जाता है, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से होते हैं। अलजेब्रा और कैलकुलस लगभग बराबर है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से और कैलकुलस से। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम एक टॉपिक को बोल देते हैं मिसलेनियस। जिसमें हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो अलजेब्रा में हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा का मेजर पोर्शन 11th क्लास से, राइट। 12th क्लास में तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही चैप्टर हैं अलजेब्रा के, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी को भी अगर हम काउंट करना चाहते हैं अलजेब्रा में तो वैसे मैं तो काउंट नहीं करता हूँ, मिसलेनियस में मैं डालता हूँ प्रोबेबिलिटी को, बट आपको जनरली बुक्स में अलजेब्रा में ही प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है। वैसे कैलकुलस के अंदर हो गए हमारे पास 2 पोर्शन। फर्स्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस विच इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, क्या क्या कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो आपको ये सारा सिलेबस तो पता ही है, चैप्टर्स पता है। मैं आपको ज्यादा चैप्टर्स की डिटेल में नहीं घुसाना चाह रहा, मैं आपको बस इस चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छे से वो टॉपिक खत्म होना चाहिए टू स्कोर गुड, राइट। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 5-6 चैप्टर्स होते हैं। पहले कुछ 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें हमें पढ़ाया जाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके अलावा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन आता है 12th क्लास में जिसमें आता है हमारे पास 3D, काफी इंपॉर्टेंट, एंड वेक्टर, राइट। दोनों को ही मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह देखता हूँ। देन कम्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। और फिर आता है मिसलेनियस का पोर्शन। मिसलेनियस में हम इसके चैप्टर्स लिख देते हैं और तो हमें सबके चैप्टर्स पता ही हैं। तो इसमें हम 11th क्लास के अगर सिलेबस उठाए तो MR, मैथमेटिकल रीजनिंग, एक क्वेश्चन हर बार जेई में पूछा जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग से। स्टैटिस्टिक्स, ये बाय द वे एनडीए से बाहर होगा, ये एनडीए के लिए नहीं है। और सब सेम है, और एग्जैक्टली सेम है सारा सिलेबस, सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इससे नहीं पूछे जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से। स्टैटिस्टिक्स जेई में पर श्योरिटी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स पूछा ही जाए हर बार। और एक टॉपिक और जो मैं इसमें डालता हूँ वो मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो ये चीजें हमें इस तरीके से पढ़नी होंगी कि अलजेब्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स तो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अराउंड 50% अपना पोर्शन या 60% पोर्शन पेपर के अंदर, जेई के अंदर तो इसी से मिलेगा। और एनडीए में तो कम से कम 70% पोर्शन हमें इससे मिलने वाला है। 70 तो नहीं है, 60% पोर्शन, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और वो भी दोनों काफी क्वेश्चन दे रहे होंगे। सेम गोस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पेपर के अंदर आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, तो इसका भी ठीक ठाक परसेंटेज है। देन ट्रिग्नोमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा नहीं है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से ही प्रॉपर्ली क्वेश्चन पूछा जाए, आपको किसी और चैप्टर से क्वेश्चन मिक्स करके ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा सकता है। जैसे कि आप तो पढ़ के आ चुके हो, तो आपसे तो मैं बात बता सकता हूँ और अच्छे से कि 12th क्लास में आपने कैलकुलस पढ़ा, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, तो देख रहे थे कि इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अलग से पढ़ाए जाते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता था। वैसे ही डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा टॉपिक है कि वो कहीं भी हम ऊपर के 3 टॉपिक में से कहीं भी यूज कर सकते हैं। अलजेब्रा में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, बाइनोमियल के अंदर, देन उसके बाद सीक्वेंसिंग सीरीज में भी कहीं भी घुसा सकते हैं। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट में तो काफी यूज कर लेते हैं। उसके बाद बात करें अगर कैलकुलस की, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों ही बेस्ड है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे। काफी हद तक ट्रिग्नोमेट्री मतलब काफी यूज होगी। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आए तो स्लोप,
हर चीज के अंदर एंगल का पंगा पड़ता ही रहता है। ये जो है अपना स्ट्रेट लाइंस में भी काफी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, उसके बाद सर्कल्स में भी काफी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। मतलब हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का रोल है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वन चैप्टर की जिसे हमें अच्छे से करना होगा, और पता नहीं हमें क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पर इतने एप्लीकेशंस होंगे उसके पेपर के अंदर कि 4 से 5 क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। और उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। एक क्वेश्चन हर साल जेई में फिक्स है, आता ही आता है। स्टैटिस्टिक्स श्योर नहीं है, 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है। और प्रोबेबिलिटी हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, राइट। तो हमें इस सिलेबस को समझते हुए उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज बनाने हैं, स्ट्रेंथ बनानी है, वीकनेस बनानी है। क्योंकि अब आप ड्रॉप करने के लिए तैयार हो या फिर ड्रॉप नहीं भी करोगे तो अब आपके पास ये लास्ट चांस होगा कि अब हम अच्छे से पढ़ लें, राइट। तो इस बार यार मेहनत करके पढ़ना है, टॉपिक्स को समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि हमें सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने, मतलब हम तो पढ़ेंगे क्लास में तो सारे टॉपिक्स, बट ऐसा भी नहीं कि हमसे कोई टॉपिक नहीं हो रहा तो भी उसके इसमें, तो हमें अपने एरियाज पहचान में आने चाहिए, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज कि हम किस चीज में अच्छे हैं, पेपर में जाके किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इन सब चीजों की बहुत समझ हो जाएगी 11th-12th के बाद, राइट। और एक बार सिलेबस से आ भी चुके तो काफी आप आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं, अगर थोड़ा समझ के करें तो, थोड़ा स्ट्रैटेजी अच्छी रखें तो इस बार मेन रोल जो प्ले करने वाला है आपके साथ वो होगा स्ट्रैटेजी। कैसी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप काफी चीजें पढ़ भी चुके हैं इसमें से। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो एक ऐसे कुछ टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन है कि जो पूरे मैथ्स में यूज होते रहेंगे बार बार, जिसे हम बोल देते हैं एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स। एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स। तो इसके अंदर मैं 2-3 पोर्शन पढ़ाता हूँ, 3 टॉपिक्स मेजरली। तो फर्स्ट इज इनइक्वालिटी, नॉट प्रॉपर इनइक्वालिटी, पर इनइक्वालिटी में मेरे को आपको पढ़ाना है मॉड्यूलस और इनइक्वालिटी। वैसे तो लीनियर इनइक्वालिटी अपना चैप्टर होता है, बट वो लीनियर इनइक्वालिटीज ही होती हैं सिर्फ, और वहां पे जाके हमें कुछ कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी साथ साथ। तो अभी ऐसे समझ लो कि हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम और इनइक्वालिटीज क्या क्या पढ़ेंगे, वो जो प्रॉपरली इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे वो चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे। बट क्योंकि इनइक्वालिटी का यूज काफी चैप्टर्स में हो जाता है, इसलिए इनइक्वालिटी हम शुरू में ही कवर करेंगे। उसके साथ साथ लोगरिथम, लोगरिथम के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लोगरिथम से पूछ लिया जाता है, और लोगरिथम इनइक्वालिटी में भी काफी यूज होता है। और साथ साथ एक और मेथड, वेवी कर्व मेथड, which is also very useful। कई जगह यूज होगा, आपका कैलकुलस में यूज होगा, आपने लास्ट ईयर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकाले होंगे, वहां पे यूज होता है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होता है। फिर वेवी कर्व के लिए फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए यूज होता है, रेंज निकालने के लिए यूज होता है, या फिर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन जानने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज होता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत एक्सटेंसिव है मैथ्स में। इसको हम नंबर लाइन मेथड भी बोल देते हैं, और भी कई नाम रख देते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे हमें शायद और चैप्टर्स को कवर करने में, जो हम आगे वाले चैप्टर्स कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ साथ आपको इनइक्वालिटीज की थोड़ी समझ भी है तो आप समझ सकते हैं इजीली। और हम ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं कि क्लास थोड़ा स्मूथ चले। तो एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले तो कि जो हमारा नंबर सिस्टम, क्या अभी तक हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, तो फटाफट से एक बार नंबर सिस्टम कवर कर लेते हैं। उसके बाद अपन बढ़ेंगे इनइक्वालिटीज की तरफ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले तरीके के नंबर्स नेचुरल नंबर्स, एन से रिप्रेजेंट करा जाता है नेचुरल नंबर के सेट को, और ये होते थे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। लास्ट टर्म नहीं पता है हमें, बट पहली टर्म पता है। अगले नंबर्स हमने पढ़े होल नंबर्स, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज W, और W स्टार्ट होते थे हमारे 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो हमसे कोई पूछता है कि भाई नेचुरल नंबर्स टोटल कितने हैं, तो आंसर क्या होगा? कितने टोटल नेचुरल नंबर्स हैं? इन्फिनिटी है सर। इनफाइनाइट, राइट। और कितने टोटल होल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। और अगर मैं ये पूछूं कि रिलेशन बता सकते हो टोटल नेचुरल नंबर्स और टोटल होल नंबर्स में?
रिलेशन कैसे ये भी मतलब? है टोटल नेचुरल नंबर्स, और जितने भी हैं टोटल होल नंबर्स, और इनके होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है बस, और क्या? क्या होता है? जीरो इंक्लूड होता है होल नंबर्स में। जीरो इंक्लूड होता है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर नेचुरल नंबर सपोज x थे, राइट, तो होल नंबर्स x+1 होने चाहिए। सर हाँ, x yes, sir, ऐसा बोल अनडिफाइंड है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, दूसरे बंदा ये तो सर x अनडिफाइंड है तो x बिल्कुल x टेंड्स टू इंफिनिटी है। हाँ जी, वो तो तो है ही, सर वो भी x टेंड्स टू इंफिनिटी है। बट अगर मैं इसको कैप लगाता कि भाई हमारे पास कितने टोटल नेचुरल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स हमेशा उससे एक ज्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हमें ये कैप लगाना हो, इन दोनों के नंबर्स पे हमें कंपेयर करने हो कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, तो हम हमेशा कह सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर से एक ज्यादा होगा। तो अगर टोटल नेचुरल नंबर्स x हैं, जो कि इंफिनिटी हैं एक्चुअली, तो होल नंबर्स x+1 होंगे। वैसे इंटीजर्स हमने पढ़े कि इंटीजर्स में क्या है, या तो हम i से रिप्रेजेंट करेंगे या z से रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट को, राइट। z से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, पर z से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी z ही लिख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं तो इन जनरल i से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। बट आपको मैं कॉमन सेट बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड नोटेशन है इंटीजर्स की, दोनों है, i भी है z भी, राइट। अब क्या होते हैं इंटीजर्स जी? इंटीजर्स होते हैं तीन तरीके के, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर, और एक न्यूट्रल इंटीजर। जीरो। यस। तो अगर हम बात करें i या z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहली बात तो इसका सेट क्या होगा? हाँ जी, पता नहीं इस बार, देखो ये कहां से शुरू होगा, इस बार इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता। पहले दो सेट का स्टार्टिंग पॉइंट पता था, एंडिंग पॉइंट नहीं पता था, बट इस बार स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता। माइनस इन्फिनिटी सर। बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट और साथ साथ जीरो। तो मैं इसको ऐसे लिख के दिखा सकता हूं, ना एंडिंग पता है ना स्टार्टिंग पता है, ही नहीं सीखना है। इसके साथ साथ हमें एक दो चीजें और सीखनी है, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ जी, बता दो फटाफट, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कौन कौन से हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? सर नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर है। नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, बिल्कुल। तो 1 2 3, इसको हम i पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या z पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये काफी टर्म यूज होगी भाई। ये तो जीरो है। नहीं, नॉन नेगेटिव में शायद 1 2 भी आ सकते हैं। 1 2 भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली। भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला गया है, मतलब नेगेटिव जीरो नहीं नहीं होना आएगा। चाहिए इंटीजर, तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, हाँ सर, यानी सारे होल नंबर। यानी कि सारे होल नंबर, बिल्कुल। अब बात आई नेगेटिव इंटीजर्स की। एक सेकंड सर, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर सर दोनों सेम चीज ही लग रही है सर मुझे। हाँ, यही तो डाउट था इसमें, पूछा नहीं तुमने किसी ने भी, तो मैंने कहा समझ आ गई तुम्हें ये बात। देखो पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट हमारा वो धोखा है। कैसे? सुन ले मेरी बात। पॉजिटिव इंटीजर तो चलो क्लियर है कि भाई, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है? अगर मैं डिफाइन करूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? ऐसी वैल्यूज, ऐसे इंटीजर्स जिसे अगर दिया जाए तुम्हें तो वो तुम्हारी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो सपोज तुम्हारे पास 10 रुपए थे, तुम्हें +2 रुपीज दिए गए, 12 हो गए। तुमसे -2 रुपीज दिए गए, तुम्हें -2 रुपीज दिए गए, तो तुम्हें -2 रुपीज देने का मतलब है कि तुमसे 2 रुपए ले लिए गए, यानी कि तुम्हारे पैसे कम हो गए। तो नेगेटिव इंटीजर अगर मिलेगा तो वैल्यू घट जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। न्यूट्रल इंटीजर जो ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, जीरो। ये डेफिनेशन समझ आई? हाँ सर। यस सर। अब बात सुन मेरी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो नॉन नेगेटिव का मतलब तो सिर्फ इतना ही है ना, जो नेगेटिव ना हो। जी। यस सर। हमने ऐसा समझ लिया उसको कि जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव तो है ही, बट साथ साथ न्यूट्रल इंटीजर भी तो हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर तो जस्ट उन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव नहीं है तो उसमें तो 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है बात? यस सर। सर न्यूट्रल इंटीजर सर। न्यूट्रल इंटीजर 0 होता है, ना कुछ बढ़ाता है ना कुछ घटाता है आपकी वैल्यू में। ओके सर, ओके सर। तो जब भी नॉन वर्ड लग जाए, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ले लो न्यूट्रल ले लो।
ऐसे ही अगर नेगेटिव इंटीजर्स पूछे जाते हैं तो उसको हम आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू होगी -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। बट वहीं पे अगर कोई हमसे पूछता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें भी 0 आ जाएगा। इसमें भी 0 आ जाएगा, बिल्कुल। और इसको भी मैं लिख दूंगा 0, -1, -2 के नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपन को। चलो जी, ये 3 चीज पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद हमें 8th 9th में पढ़ाया गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को 8th 9th में तो नहीं, काफी पहले पढ़ा दिया गया था 6th 7th क्लास में। रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमसे बोला गया कि यार चलो आपने ये नंबर तो हमें दिखा दिए, बहुत अच्छा है, बट नंबर्स तो 1.2 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ये भी तो सब नंबर्स ही हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी सॉल्व करके। तो फिर एक दूसरे नंबर्स डिफाइन करे गए कि ऐसे नंबर्स जो भी P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, which can be represented in P/Q, बट सिर्फ इतनी डेफिनेशन काफी नहीं है कि आपने P/Q में एक्सप्रेस कर दिया। ये P और Q के बारे में ही बताना पड़ेगा। P and Q belongs to integers। अच्छा जी, ये साइन याद होगा, पिछले साल पढ़ा था हमने, पिछले 11th क्लास में, belongs to, राइट। तो belongs to का मतलब कि P Q बिलोंग कर रहे हैं I को, यानी कि P और Q की वैल्यू I के अंदर से ही कुछ ना कुछ होगी, इंटीजर के अंदर से ही कुछ ना कुछ होगी। जो भी इंटीजर का सेट है उसमें से P और Q को हम कुछ भी ले सकते हैं, बस Q को 0 नहीं लेना है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कभी भी डिनोमिनेटर ना बने। और ये चीज फंक्शंस में दोबारा भी हम देखेंगे, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम ये चीज दोबारा देखेंगे कि P और Q, P/Q में Q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 बनता है हमारा आंसर हो जाता है क्या? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड। बिल्कुल, नॉट डिफाइंड। वर्ड शुड बी नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी तो जब हम 9th 10th में थे तब हमें सिखाया गया था पहली बार कि क्या, अब हम तब नहीं बता सकते थे ना, नॉट डिफाइंड थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसलिए फिर तुम्हें पहले तो इन्फिनिटी की टर्म्स में सिखाई गई वही बात, बट फिर बताया गया कि इन्फिनिटी भी तो खुद में नॉट डिफाइंड ही है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी तो कोई वर्ड ही नहीं है, एक्चुअली इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, जो अगर हम राइट वर्ड की बात करें तो, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू भी आप नहीं बता सकते, इन्फिनिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए इन्फिनिटी तो खुद में ही नॉट डिफाइंड है। और जैसे ही नॉट डिफाइंड होगा मतलब आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में बात क्या करने जा रहे हो। मैथ्स में यार हमेशा ज्यादातर लॉजिक्स होंगे, 70-80% चीजों के एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो 100% की, पर तुम्हारे अकॉर्डिंग जो तुम समझ सकते हो वो 70-80% चीजें ऐसी हैं जो मैथ्स में पढ़ाई जाएंगी कि वो तुम्हें सारी समझ आ जानी चाहिए, या तुम समझ सकते हो, तुम्हारे लेवल पे समझी जा सकती हैं। हाँ, 10-20% चीजें ऐसी भी हैं, 20-25% जिसके प्रूफ तुम्हें आगे मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस पढ़ते हुए, उसके लिए तुम्हें कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। तो अदरवाइज हर चीज लॉजिकल है। अब ये चीज लॉजिकल है ही नहीं खुद में कि हम डिनोमिनेटर को 0 बना दें या नॉट डिफाइन कर दें, तो जब कोई चीज डिफाइन ही नहीं हो सकती तो उसके बारे में, उस सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करा जाएगा मैथ्स में। और ये अभी के लिए नहीं, आप अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस पढ़ते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, हमेशा ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना बने। इस सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करा जाएगा। बट जब हमें किसी ने डेफिनेशन बताई तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ चीजें लिख दी, 4/5, 1/3, 2/7, ये सब के सब रैशनल नंबर है, पर सिर्फ इतनी डेफिनेशन से काम नहीं चला, P/Q की डेफिनेशन से। इसको एक और बार एक्सप्रेस करा गया, बोला गया कि आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके सामने डेसिमल लिखा हुआ है तो पूछा गया कि भाई अगर डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा हाँ बताएंगे। इसकी भी डेफिनेशन बना लेते हैं। क्या डेफिनेशन? कि 2 तरीके की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स हो सकती हैं। कौन कौन सी बताओगे? डेसिमल कोई भी नंबर। बोलो, ट्राई करो। 1.3, 2.7। अच्छा चलो, सॉरी, एक दो रूल बता देता हूं क्लास के। एक रूल तो ये कि यार रिस्पॉन्सिव रहना है, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। गलती तो आंसर दे दोगे ज्यादा से ज्यादा, और गलतियां तो करनी है, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे,
गलतियां करते जाओ, बस गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पढ़ रहे हो, पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ना है। तो आप जितने गलत आंसर देंगे बिल्कुल वेलकमिंग है क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत दो फिर सही हम कराएंगे। सर दूसरी बात, टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल। टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल, वेरी गुड। हाँ सर, नॉन दूसरी बात, टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। दूसरा रूल और सुन लो छोटा सा एक, कि जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे यार तो हम पहले वाली क्लास के नोट्स पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगर पहले वाली क्लास के नोट्स हमारे कवर नहीं होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में तुम्हें, इसलिए पीछे छूटने लगेंगे और एक भी दिन का काम ऐसे पाइल अप नहीं करना है। अब बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की वापस। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके के, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल खत्म हो जाए तो वो भी रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल 1.25, 4.321, 9.1 एटसेट्रा। जब डेसिमल खत्म हो जाए तो वो बोला जाएगा रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। या फिर अगर डेसिमल खत्म ना हो रहा हो, हाँ जी सर 9.0 भी हो सकता है। 9.0 भी खुद में एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर है भाई। 9.0 तो क्लियरली है ही, 9.0 की वैल्यू तो है ही 9, और 9 को 9/1 में लिख ही सकता हूँ। ठीक तो है, ये तो दोनों तरीके से देख सकता है तू, ठीक है डेसिमल सर। रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी था और साथ साथ P/Q की फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो रहा है। P/Q की फॉर्म में ये भी सारे एक्सप्रेस होंगे, बस हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहे अभी। इसीलिए रूल बनाया गया कि चलो आप पहले P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना मत शुरू कर दो, उस डेसिमल को देखते ही आप ऐसे ही देख के बता सकते हो डायरेक्टली। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बस एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग डेसिमल हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म वाला 1/3, 1/3 का आंसर 0.33। 0.33333 चलता ही जाएगा, हाँ सर, खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। यही है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो खत्म तो नहीं हो रहा डेसिमल बट रिपीट कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू भी P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करी जा सकती होगी। सिखाया भी गया, सिखाया जाएगा भी दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, बट अभी के लिए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल अगर खत्म ना हो रहा हो बट रिपीट हो रहा हो तब भी हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, राइट। और इसका मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको 1/3, 0.333। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि बार लगा देते हैं उस चीज पे जो रिपीट कर रही है। तो क्या आप मेरे को ये बताओगे इसको कैसे लिखेंगे अगर मैं पूरा खोल के लिख रहा होता एक्सपैंड करते हुए? तो 9.12222। 9.12222। बिल्कुल, तो जिस पे बार लगा है सिर्फ वही रिपीट होगा। बेशक पॉइंट के बाद एक पॉइंट था 1, बट 1 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, राइट। ओके सर अगर यही बार अगर 1 और 2 दोनों पे लगता तो क्या बनता है? तो 9.12 12 12 12 12 12 ये रिपीट होता रहता। ठीक है सर। ओके, इसके बाद एक और तरीके के नंबर आए जिसके बारे में हमें पता कैसे चला, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इरैशनल नंबर्स। चलो रैशनल नंबर्स तो यार फिर भी दिख जाते हैं, 1 होगा, लिख लिया होगा तो उसे समझ आ गई होगी बात, राइट। बट इरैशनल नंबर पहली बार किसको कैसे दिखा होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने आप में। ग्रीक्स को बताते हैं इरैशनल नंबर्स जिन्होंने फाइंड आउट किए। कैसे किए? पाइथागोरस ही था शायद, पाइथागोरस से पहले भी आ चुके थे ऑल्दो, बट उसने पहली बार ऑथेंटिकली बताया कि हाँ जी होते हैं इरैशनल नंबर, क्योंकि दो तरीके से वो चीज प्रूव हुई। एक पाइथागोरस थ्योरम से, जब पाइथागोरस थ्योरम में हमने वैल्यू रखी परपेंडिकुलर और बेस की 1 और 1, तो हाइपोटेन्यूज बना √2। अब √2 को कैसे कैलकुलेट करें? तो √2 को कैलकुलेट करने के तरीके निकाले गए, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होगा, वो नंबर √2 का आंसर हो जाएगा, राइट। बट एक और तरीके से इरैशनल नंबर्स को फाइंड आउट किया गया, वो था रियल नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बना ली गई जिसपे -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर्स थे,
और जब रैशनल नंबर्स को उस पर डिनोट करा जा रहा था तो पता चल रहा था कि कुछ पॉइंट्स बीच में छूट भी रहे। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स थे इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर की वैसे डेफिनेशन तो हमें आज तक ये पढ़ाई जाती है, एक डेफिनेशन, which cannot be expressed in P upon Q. Which can't be expressed in P upon Q form. बट इससे काम नहीं चलता यार, सिर्फ इसी से हम देख के नहीं बता सकते कि हाँ जी ये नंबर इरैशनल है, ये नंबर रैशनल है। अब ऐसी एग्जांपल के लिए √2 दिखाया गया आपको, या फिर ये दिखाया गया, चलो एग्जांपल ये दिखाता हूं, 1.41 411 411 41111 और ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी से दूसरी डेफिनेशन भी बनी है ऑल्दो, कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग भी हो या नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा इनका और रिपीट भी नहीं कर रहा होगा। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा रिपीट कर रहा है, भाई रिपीट नहीं कर रहा, पैटर्न जरूर बना रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। बट पहली बार 4-1 था, अगली बार 4-1-1 है, तीसरी बार 4-1-1-1 है। रिपीट करने का मतलब होता 4-1-4-1-4-1-4-1-4-1 या 4-1-1-1-1-1-1 या कुछ भी इस तरीके का नंबर जो बार बार वही नंबर आ रहा होता। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इररेगुलरिटीज है। 4 के बाद पहली बार एक ही 1 था, सेकंड टाइम में 4 के 2 बार 1 है, थर्ड टाइम में 4 के बाद 3 टाइम्स 1 है, और वैसे ही नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसी से एक और डेफिनेशन बनाई गई रैशनल नंबर की, दैट नंबर्स या डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसका एक एग्जांपल ऊपर भी दिया गया, एक और दे देता हूं। अच्छा जी, क्या एक बात बताओ, ये √2 लिखा हुआ है, राइट? हमने बोला कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना करे जा सकते, है ना? पर √2 को तो मैं √2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसको एक्सपेंड करके सर कोई ऐसी कुछ खास वैल्यू नहीं आती, वही आती है जी। बात पे बाद में चलते हैं, उसकी बात भी करेंगे, बट पहले ये बात मेरे को बताओ कि √2 अपॉन 1, भाई √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 अपॉन 1, ये तो हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस, फिर दिक्कत क्या थी इसमें? क्यों ये इसे रैशनल नंबर बोल रहे? न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। हाँ जी, सोचो, आंसर यहीं छिपा हुआ है आपके सामने सर शायद रोड को कंसीडर ना करते हो, शायद वो वाला लगेगा जो पहले प्रूव करे थे कि इरेशनल है या नहीं है, वो वाला कंसेप्ट वो लगेगा। तो देख हमने प्रूव करे ही थे कि वो तो इसलिए प्रूव करे थे कि हम ये बता पाए कभी किसी नंबर को देख के कि हाँ जी ये रैशनल है या रैशनल। अभी एक बेसिक डेफिनेशन और सीखेंगे हम रैशनल नंबर, जिस तरीके से हमें सिखाई नहीं गई, आज सीखेंगे बेटा वो बात भी। आई एम श्योर तुमने उस तरीके से रैशनल नंबर्स को नहीं देखा होगा आज तक, बट उससे पहले अच्छा चलो वापस डेफिनेशन पे चलते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर्स, राइट? और जहां पे Q की वैल्यू हो नॉट जीरो के इक्वल। अब ये देखो जरा ध्यान से, क्या √2 एक इंटीजर थोड़े ना? आप √2 की वैल्यू सॉल्व करते हो 1.4141 1.4142 और समथिंग समथिंग और आगे आती है, कभी खत्म नहीं होगा डेसिमल, ऑब्वियसली इरैशनल नंबर है तो कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा ऐसे कुछ 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 कुछ। बट ये क्लियरली √2 इज नॉट एन इंटीजर, और अगर √2 इज नॉट एन इंटीजर तो P अपॉन Q की फॉर्म बेशक दिख रही हो बट है नहीं, क्योंकि P और Q तो दोनों इंटीजर चाहिए थे। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास इंटीजर है कहाँ?
न्यूमरेटर तो कुछ डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, राइट। तो कभी ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि भैया फिर √2 जो है √2/1 की फॉर्म में तो लिखा जा रहा है, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये रैशनल नंबर है, P/Q तो बन गया। तो उसे ये बात बतानी है वापसी पे कि P और Q होने भी तो चाहिए इंटीजर्स, तभी तो बताएंगे ये रैशनल है। यहाँ पे इंटीजर है कब, नीचे वाला इंटीजर है, मान लिया आपकी बात बिल्कुल, बट न्यूमरेटर इज नॉट एन इंटीजर, राइट। तो ये दो डेफिनेशन हमें आज सर तक फिर पढ़ाई गई। न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे? हाँ जी, न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे फिर? न्यूमरेटर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, और जैसे ही अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हुआ वहीं से हम बता देंगे कि ये रुक जा, यही तो डेफिनेशन है इरैशनल। ठीक है सर। ओके, अब एक और डेफिनेशन, अब हम हो गए बड़े थोड़े, तो इरैशनल नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन भी हमें समझनी चाहिए कि कैसे हम पहचाने यार किसी भी नंबर को देखते ही कि इरैशनल है क्या है। तो यार ऐसे पहचान सकते हो, अगर आप इरैशनल नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन पे आना चाहते हो, क्योंकि इस बार हमें इरैशनल फंक्शन भी पढ़ना है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, तो वहां पर रैशनल फंक्शन और इरैशनल फंक्शन दोनों आते हैं, और उनकी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी चलेगी जो अभी हम पढ़ने के जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगेंगे दोबारा, राइट। तो ऐसे ही इरैशनल फंक्शन जब पढ़ेंगे तब भी ये डेफिनेशन लगेगी जो अभी पढ़ाने वाले हैं हम इरैशनल नंबर्स की, कि भाई कोई भी नंबर इरैशनल नंबर बोला जा सकता है, कोई भी नंबर इरैशनल नंबर बोला जा सकता है अगर उस नंबर के अंदर एक प्राइम नंबर हो जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, यानी कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p to the power a upon b, p to the power a upon b, where p is a prime number, p एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं बता दो फटाफट से जरा, सब चीज रिवाइज होंगी, एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। सर जिसका जो डिवाइड करने वाला होता है वो खुद एक नंबर होते वन हैं, होता है। एक वो और एक और यानी कि नंबर। ऐसे नंबर बोल दूं जो 1 और अपने आप के अलावा किससे डिवाइड ना हो। यस बिल्कुल सर। ठीक है, चलो जी। तो p इज अ प्राइम नंबर और a अपॉन b में b की वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए 1, a एंड b आर को प्राइम। अब जरा इस वर्ड के बारे में भी बात कर लें, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर मैं मोटी मोटी देशी भाषा में बात करूं तो भाई एक नंबर, ऐसा नंबर, नंबर तो प्राइम मैंने अभी लिखा है, पर जब जैसे कि मैं अब जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने जो लिखा है डेफिनेशन वाइज, पर अगर मुझे देखना है कोई नंबर के भाई ये प्राइम है कि नहीं है, मतलब सॉरी ये नंबर इरैशनल है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है कि क्या किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में आ रही है जो सॉल्व ना हो सकती हो। जैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल, 16 की पावर 1/3, भैया 16 तो नहीं है प्राइम नंबर, राइट। 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 16 की पावर अगर मैं 1/3 की बात करूं तो बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है, आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4 लिख दिया 16 को, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 को, तो 2 की पावर 4/3 बन गया कि नहीं? हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन भी आ गई, और कि भैया प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, प्राइम नंबर है, फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो चाहे जो भी, उससे मतलब नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था बता दो एक बार फटाफट। सर जो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। हाँ बिल्कुल, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो, यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, या न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, इससे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि फ्रैक्शन होना चाहिए, इसीलिए b की वैल्यू बोली गई है नॉट इक्वल्स टू 1, डिनोमिनेटर 1 ना हो यार, राइट, और पावर फ्रैक्शन में और सॉल्वेबल ना हो। तो मैं 16 की पावर 1/3 से ही अपना आंसर बता सकता था, ऑल्दो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन के हिसाब से देखो मैंने ये कर दिया कन्वर्ट, प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन में, प्राइम नंबर की पावर फ्रैक्शन में जहां पे डिनोमिनेटर नहीं है 1 के बराबर, तो बिल्कुल जी ये एक प्राइम वो सॉरी ये एक इरैशनल नंबर है। क्या पहचान सकते हो इरैशनल नंबर को अब? हाँ जी सर। चलो इस पे तो पहुंचते हैं अभी, इससे पहले जरा क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो अभी हम यहीं से क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाते हैं पहली चीज तो।
इससे पहले मुझे कोप्राइम के बारे में बताएंगे क्या होता है कोप्राइम, क्या समझते हैं आप कोप्राइम नंबर से? सर ऐसे दो नंबर होते हैं वो जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है, या जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है? नहीं होता है एक भी कॉमन सर, जैसे फैक्टर नहीं। 1 होता है किसी का कॉमन फैक्टर। वो वन तो सभी का हो गया है। जी सर, तो कोई भी दो नंबर अगर हम ले उनके फैक्टर निकाले तो वो कोई भी कोप्राइम हो कॉमन जाते हैं। फैक्टर नहीं आना चाहिए दिपांशु, यही देखना है बस। अगर हम ऐसे दो नंबर्स लें जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो कोप्राइम नंबर्स बोले जा सकते हैं। और कोप्राइम नंबर्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोप्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, अपने दिमाग से प्राइम को हटा देना कोप्राइम पढ़ते हुए। जी सर। ये मत समझना कि दो नंबर्स कोप्राइम तभी होंगे जब वो प्राइम होंगे, नहीं। दो नंबर्स कोप्राइम बोले जा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं कोप्राइम की डेफिनेशन। टू नंबर्स whose HCF in 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। दो ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो कैन बी कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 4 and 9। हाँ जी, क्या कोई सा भी प्राइम नंबर है 4 और 9 में? नो सर। सर 9 एक प्राइम नंबर है। नहीं 9 9 कोई भी नहीं है प्राइम नंबर। यही ऐसे एग्जांपल गए हैं कि कोई भी प्राइम नंबर ना हो। अच्छा, वैसे बाय द वे अगर नंबर प्राइम नहीं होता तो दूसरी चीज क्या होती है फिर? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट, राइट। तो अगर नंबर प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट का मतलब, अगर कॉम्पोजिट की हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो कॉम्पोजिट का मतलब वो नंबर जिनका कोई फैक्टर हो 1 और अपने अलावा अगर उस नंबर का कोई फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नंबर बोला जाएगा। तो यहाँ पे जी देख सर, सकते हैं आप 4 का भी 2 दो फैक्टर से है, ज्यादा। बिल्कुल। 4 का भी 2 फैक्टर है और 9 का भी 3 फैक्टर है। जी तो यानी कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं दोनों आपस में, मतलब अलग अलग दो इंडिविजुअली दोनों कॉम्पोजिट नंबर से, दोनों के फैक्टर से ये प्राइम नहीं है, बट ये आपस में कोप्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो अगर ऐसे दो नंबर्स हमें मिल जाएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो दे कैन बी कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। तो हियर 4 and 9 आर कोप्राइम। 7 and 13 है क्या? हाँ सर। बिल्कुल है, यस सर। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 7 और 13 का, राइट। चलो फिर एक और बता दो फटाफट, क्या ये कोप्राइम है? एक सेकंड, ये भी है। नहीं है सर, 3 से डिवाइड होता है। नहीं 3 से है, ठीक है सर। बस यही देखना है हमें कि कोई भी कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। जैसे ही कोई भी कॉमन फैक्टर मिला, नहीं है जी कोप्राइम, ये कोप्राइम तो बिल्कुल नहीं है, आर नॉट कोप्राइम as their HCF is 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 3 है, एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों का 3 बस, राइट। चलो जी, कोप्राइम हो गया। इरेशनल, रैशनल, इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स काफी बार यूज भी होगी टर्म। और रैशनल, नेचुरल, होल सब हो गए भाई। अब बस आखिरी बचते हैं अपने रियल नंबर्स। जितने भी सारे रैशनल प्लस जितने भी सारे इरेशनल, दे ऑल विल बी नोन एज रियल। जितने भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, अगर और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, और उन नंबर्स को आप -∞ से +∞ के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स बोले जाएंगे। सो ऑल द रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स सारे के सारे रैशनल प्लस सारे के सारे इरेशनल बोले जाएंगे भाई रियल। और रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से। बाय द वे, आपने ये नहीं पूछा रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं।
तो रैशनल नंबर्स को डिनोट करा जाता है कैपिटल क्यू से। इरैशनल नंबर को कैसे डिनोट करा जाता है? पी से। किससे? पी। पी नहीं, इरैशनल नंबर के लिए कोई सेट नहीं बनाया गया यार, तो इसको हम क्यू सी बोल देते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर याद हो सेट्स में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, हाँ जी सर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब था नॉट क्यू, जहां भी कॉम्प्लीमेंट लग गया उसको आप नॉट की तरह रीड कर सकते हैं। तो क्यू सी का मतलब क्यू सी नहीं पढ़ेंगे वैसे तो, ऐसे पढ़ेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट क्यू, यानी कि क्यू नहीं चाहिए, यानी कि रैशनल नहीं चाहिए। तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल। और अगर रियल नंबर्स की बात करें तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। जितने भी सारे रैशनल, जितने भी सारे इरैशनल, दोनों को मिला दें तो सब रियल नंबर्स बन जाएंगे। एक होती है रियल नंबर लाइन, जिसपे माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स होते हैं, यही होते हैं रियल नंबर्स, राइट। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें कहीं जीरो होगा, इधर होंगे पॉजिटिव नंबर्स, इधर होंगे नेगेटिव नंबर्स, बीच में होगा न्यूट्रल इंटीजर। और आर को अगर मुझे दिखाना हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, क्यू यूनियन क्यू सी। या तो रैशनल हो, यूनियन को मैं रीड करता हूं आर की तरीके से, सॉरी और की तरीके से, यूनियन इज और, यानी या तो क्यू या तो क्यू सी, इरैशनल, या तो रैशनल या तो इरैशनल, मिला के टोटल हुआ रियल। अब चलो आप मेरे को कुछ नंबर्स पहचान के बताओ जरा कि ये रैशनल हैं, इरैशनल हैं कि क्या है भाई? ये सब लिख चुके हैं? यस सर, लिख लिया जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला बस हटा रहा हूं। जुनैद लिख लिया? यस सर, डन। तो आपको मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा बाय द वे एक और बात, लग रहा होगा तुम्हें कि बड़ी आसान चीजें थी, अभी तुम्हें शायद कुछ चीजें इसमें से नहीं पता चली होंगी। और ये एक इस चीज का एग्जाम्पल है कि आप किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना जेई में। ये मत सोचना कि ये तो कुछ होता नहीं है। मतलब या तो ऐसा टॉपिक हो कि जिसका बिल्कुल मतलब ही अलग हो, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, हाँ जी उसका तो कोई काम नहीं आएगा आपको, वो सिर्फ उसी चैप्टर में काम आएगी, राइट। या स्टैटिस्टिक्स है, वो सिर्फ उसी चैप्टर में काम आएगी। बट बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, और नंबर सिस्टम हम लेते बहुत हल्के में, इतना हल्के में लेने वाला टॉपिक नहीं है। ओलंपियाड्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है नंबर सिस्टम, 10th क्लास के बाद जब हम ओलंपियाड देते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल ओलंपियाड्स पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोर्शन जो क्वेश्चंस के होते हैं वो नंबर सिस्टम के ही होते हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम इज नॉट एन इजी टॉपिक, या फिर ऐसा टॉपिक के जिसे हम इग्नोर कर सकें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट दैट टॉपिक के जिसे हम इग्नोर कर सकें बिल्कुल भी। तो कुछ कुछ चीजें हमेशा हमें नहीं मिलती ही रहेंगी। ओके, you need to identify whether the given numbers are rational or irrational. अच्छा बाय द वे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक रूल हुआ करता था, याद है क्या तुम्हें? नहीं है सर। नहीं 10th सर, क्लास में पढ़ा था, मैं बताता हूँ। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। तो अगर आपका नंबर कोई p अपॉन q की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो हमें क्लियरली पता चल गया कि अब वो रैशनल नंबर है, जैसे कि 4/7, 11/19 या व्हाटएवर। कोई भी नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में दिया गया है और p और q वहां पे इंटीजर्स हैं, मतलब अब हम उस डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, ये तो बस √2 के लिए बताया था मैंने आपको कि √2 में आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि मतलब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंसेप्चुअली अगर हम समझें तो ऐसे हमें टॉपिक समझने भी और कंसेप्चुअली ऑब्वियसली, बट अगर कोई हमसे पूछता है तो उसे हम ये आंसर दे पाए, राइट। बट अगर हम बात करते हैं रैशनल और सॉरी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स में दोनों तरीके हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे भी हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहे होंगे, रैशनल नंबर्स ऐसे भी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहे होंगे। तो मतलब अगर हमें p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करा गया है किसी नंबर को, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो रैशनल नंबर है जब p और q इंटीजर्स होंगे। तो अब हमें ये बताना है उसको देखते हुए कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट।
और ये बात बताते हुए हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो हम उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म चेक करेंगे कि P अपॉन Q सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब कि 2/4 ना लिखा हो, अगर 2/4 दिया गया है फ्रैक्शन, 1/2 लिखा जाए उसको। मतलब A और B दोनों कोप्राइम, P अपॉन Q में P और Q दोनों कोप्राइम होने चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जो भी कॉमन फैक्टर हो आप उसको कैंसिल कर लें, तब लिखें अपने फ्रैक्शन को, राइट। और जब आपने ऐसा लिख लिया, यानी कि आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना फ्रैक्शन लिख लिया, उसके बाद अपने डिनोमिनेटर को चेक करिए। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों से मिलकर बना है, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आर ओनली 2, आइदर 2 और 5 और बोथ, तो नंबर होगा टर्मिनेटिंग। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर और मिल गया, 3, 7, 9, 11, 9 तो नहीं हो सकता, 3, 7, 5, 11, तो भी हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देके जा रहा हूं। जैसे कि इस चीज को हम लिख लेंगे, अभी पहले नोट बना लो, इसके बाद अगर यहां तक पूरा कंप्लीट कर चुके हो रियल नंबर्स तक तो मैं बोल दूं। यस सर। ध्रुव, जी दीपांशु, सर। यस सर। ओके, तो जरा नोट बनाओ एक, और नोट में लिखो a rational number can be both terminating, कॉमा लगाने के बाद बोथ के, a rational number can be both comma terminating as well as non-terminating decimal. A rational number can be both comma terminating as well as non-terminating decimal. If any number is given in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers, कि अगर हमारा कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में दिया गया है, तभी हमें डाउट भी होगा कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर बोल दे वो कि नंबर इरेशनल है, तो हमें क्लियरली पता ही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट एक ही तरीके की चीजों में हमें डाउट आएगा कि जब हमें नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो और हमें चेक करना हो। अब फ्रैक्शन में दिया गया है तो रैशनल तो है, पर रैशनल डेसिमल में तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। हम कैसे सिर्फ सीधा फ्रैक्शन को देख के बताएं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। So if any number is given in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers, then check the factors of Q. Then check the factors of Q. Then check the factors of Q. अब Q के फैक्टर्स कैसे चेक करने के भाई? Q के फैक्टर्स अगर 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में दिए गए हैं, where m and n are integers, in fact positive integers, नेगेटिव में देंगे तो उससे तो हमारा फायदा ही है। 2 की पावर -2 दी हुई है अगर डिनोमिनेटर में, तो वो तो ऊपर ही चली जाएगी, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर Q की फॉर्म है, देन चेक द फैक्टर्स ऑफ Q, और फर्स्ट केस लिखिए Q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, where m and n belongs to I पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं।
होल नंबर्स लिखो, ज्यादा बेटर है। m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, क्योंकि इनकी पावर 0 भी हो सकती है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। दैट इज को हमेशा ऐसे लिखना है, i डॉट e, दैट इज the factors of q are the factors of q are the factors of q are either 2 or 5 or both, either 2 or 5 or both, then the decimal is terminating. Then the decimal is terminating. Then the decimal is terminating. Second point, if any number other than 2 and 5, if any number other than 2 and 5 is a factor of q, then the decimal will be non-terminating. Then the decimal will be non-terminating. चलिए जी, आ जाइए अब जरा, हमारे पास काफी सवाल है करने के लिए। अब करने तो यार अपन को क्वेश्चंस ही हैं ज्यादा से ज्यादा। बात समझनी है, थ्योरी समझनी है, फटाक से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बात समझनी है, थ्योरी समझनी है, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चंस में ही पता चलेगा मैं एप्लीकेशन पार्ट का, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ डू यू अप्लाई योर फॉर्मूला टू द डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो भाई हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल वो हैं जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 या 5 हो, या दोनों भी हो, चलेगा। 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर का। बट अगर डिनोमिनेटर में 3, 5, 7 या कुछ भी आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देगा। देखते हैं आज। इसलिए होता है वैसे बाय द वे, क्योंकि 2 और 5 यार 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है कोई नंबर, 5 से भी हो सकता है, बट किसी इनके अलावा किसी से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता नंबर। आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड करके, 3 से तो अभी देखा था 0.33333 आ रहा था, खत्म ही नहीं होता है कभी। वैसे 7 से भी नहीं होता, किसी भी नंबर से नहीं होता 2 और 5 के अलावा। तो अगर कोई भी फैक्टर बन गया 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर का, तो काम खराब। चलो अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखना है। तो पहले तो मेरे साथ करो। मुझे दिया गया 11/19, हाँ जी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं देखूंगा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। डिनोमिनेटर है 19, और पहली बात तो 11 और 19 दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है 11/19 की, तो मैं सीधा जाके डिनोमिनेटर को चेक करूंगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखे, 19 एक फैक्टर आ रहा है, सीधा बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया, हाँ जी बताइए 15/75। हमने कहा रुको जरा, पहले तो ये देखो भाई, ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स है तो क्या इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 5 है, यस। हमें क्या 2 और 5 से कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब तक डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो आंसर क्या देना चाहिए?
टर्मिनेटिंग देना चाहिए। चलो ट्राई करो। क्या अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या बनी सिंप्लीफाइड फॉर्म? 1/5 नहीं, तो 3/10। 3/10। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो आंसर आएगा 3/10। और देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 है। वैसे तो हमें क्लियरली इसका आंसर ही पता है, बट अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 और 5 है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप ट्राई कर सकते हैं जी, बताते चलो मेरे को कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। निकल गया था आंसर 91। एक, हाँ आंसर एक एक करके देने, अभी नहीं, ऐसे नहीं एक साथ देने नहीं शुरू कर दो। मैं पूछ लूंगा पहले, मैं लिख लूं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए जी, फोर्थ का आंसर दे दो ध्रुव। सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्या ऐसा फैक्टर? बस अगर नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है तो सीधा नीचे का ऐसा फैक्टर बता दियो मुझे कि जिससे मुझे पता चल जाए क्लियरली। सर 5 से जाएगा ना 175। 5 से तो हो रहा है, पर 5 की वजह से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब 5 तो कहता ही है कि मेरी वजह से कोई भी टर्मिनेटिंग बन सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं बन सकता। देखो हाँ लेकिन सर 2 नहीं है ना साथ में इसके अभी। नहीं तो 2 बेशक ना हो, 1/5 में भी तो नहीं था 2। ये देख, यहाँ पे भी तो नहीं था 2, बट टर्मिनेटिंग था ना। अकेला 5 हो। हाँ जुनैद बोल। सर उसमें 5 के साथ 7 भी आ रहा है सर। बिल्कुल 7 भी आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो नॉन टर्मिनेटिंग। ध्रुव एक बार और समझ मेरे साथ बात। हमें ये इससे मतलब नहीं है कि 2 और 5 दोनों, अकेला 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग है, और कितने भी सारे 2 हो, चाहे कितने भी सारे 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसी 2 और 5 के अलावा और कुछ है, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। ओके सर। राइट, तो देख नीचे देखेंगे हम तो 5 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे 175 के फैक्टर्स, और 7 कैंसिल भी नहीं हो रहा ऊपर से, यस सर। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नीचे 7 भी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही जब भी मैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछूंगा, तो बस अगर टर्मिनेटिंग है आंसर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं चेक करके मैं ही बताऊंगा कि हाँ सही है कि गलत है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप बस मुझे ये बता देंगे कि हाँ जी नीचे 7 आ रहा है। तो बता दे जरा 6th जुनैद। सर 5th वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? फैक्टर
फैक्टर बता नीचे जो ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से हमें पता चले नॉन टर्मिनेटिंग है। सर नीचे 91 है सर, अब 91 में ना 5 आएगा ना 2 आएगा सर। हाँ ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता था जुनैद के ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता। सर अभी बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा। 7 हो रहा है, देखेगा तू तो 13 नहीं हो रहा है। नीचे वाले 91 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 7 जरूर हो रहा है, 19 नहीं हो रहा है, 13 नहीं हो रहा है, बट 91 को 7 into 13 लिख सकते हैं हम। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी 3/13, बट उसमें भी 13 है। और जैसा कि तूने पहले ही बोला, एक्चुअली वो अच्छा आंसर था कि हमें पता है 91 है, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ ना, मतलब 2 तो आ ही नहीं रहा है, 2 के अलावा भी कुछ ना कुछ आ रहा है और ना 5 आ रहा है। ओके दीपांशु नेक्स्ट वाला बता। 145/2 है सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ओके, फैक्टर सर 29/420 आ रहा है। 5 उससे 5 से तो मुझे ऐसा cancel नीचे किया था। फैक्टर बता देना कि जिसकी वजह से मुझे सीधा पता चल जाए कि हाँ जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक मिनट सर। सर नीचे 7 आ रहा है। 7 आ रहा है एग्जैक्टली। 3 भी आ रहा है, यही देख लेता। ऐसा देख लिया कर नंबर को, मैं बताता हूँ। डिनोमिनेटर को देखा अगर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब कैसे सर। पता करेगा 3 से डिविजिबिलिटी का? पूरा नंबर डिवाइड करके। नहीं सर, 0 एक बार को साइड करके। 0 तो साइड कर लेगा पर पूरा नंबर। अच्छा चल मान लिया मैंने 145 ही है, तो 145 को कैसे चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? डिवाइड करके पूरा नहीं सर, ऐड कर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट्स का सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकाल ले। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी होगा। तो 145 10 है, 5 4 9 और 1 10 10 आ रहा है डिजिट्स का सम। 10 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो 145 भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। ठीक अच्छा है सर, ये सिर्फ 3 के लिए रूल है। हाँ, ये ऐसे ही हम सारों के डिविजिबिलिटी रूल सीखते जाएंगे आगे आगे। भैया कैलकुलेशन पे भी तो ध्यान देना दीपांशु। अगर कैलकुलेशन हमारी अच्छी होंगी तो 2 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में बैठ के। जी सर। और ये तो अपना ही काम है, हमें सिखानी है ये सब बातें। तो ऐसे हम सीखते चलेंगे छोटी छोटी चीजें। तो हमने देखा कि यहाँ पे भाई 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला तो डिवाइड नहीं हो रहा, नीचे वाला बिल्कुल हो रहा है। यानी कि हमें यहीं से क्लियरली पता चल गया कि नीचे वाले का एक फैक्टर होगा 3 और जो कि ऊपर वाले से कैंसिल भी नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है क्या सर। ये बात तीनों लोगों को समझ आई? आगे सर। यस ठीक है ओके। ध्रुव बता जरा 63/35। सर टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? तो नीचे क्या बन रहा है? ये 9/5 हो जाएगा ना 7 से कट के। क्या बात है, बस बस टर्मिनेटिंग के केस में मुझे सिंपलीफाइड फ्रैक्शन बता दो। हाँ ये आंसर सही है, टर्मिनेटिंग होगा जी। तो टर्मिनेटिंग वालों पे टिक करता जा रहा हूँ। थर्ड था, सेकंड था, 7th हुआ, 8th बता जुनैद। कौन सा वाला सर? 8th जुनैद को बताना है अभी। तो रुक जा दीपांशु, तेरे को तो 9th बताना है। अरे सर निकाल सारे लोग। तो मैंने 6 तक करा था सर, 8 तक मेरी नजर नहीं गई थी सर। बड़ी अच्छा। 1 सेकंड में बता देता हूँ सर। बता दे तब तक। दीपांशु 9th करा क्या? हाँ सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें 3 आ गया। 135। एक बार जरा ध्यान दे, ऊपर वाले पे भी 3 आ रहा है क्या? सर थोड़ी देर रुकना सर। हाँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। जी सर। सर ये वाला 8 वाला सर वो है, टर्मिनेटिंग है। बता दे जरा फैक्टर्स। सर इसमें सर सब जगह 2 2 आ रहा है और सर एक 5 आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल वेरी गुड। तो 2 की पावर 7 into 2 5। की पावर 7 into 5। हाँ अब लास्ट वाले पे हम सर पहुंचे। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही है दीपांशु वैसे, ये बता दूं मैं तेरे को, जो तो 3 का इसका है।
9 का भी डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 3 का है। ठीक है सर। तेरे काम आएगी ये चीज यहाँ पे। ठीक सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि क्यों? ऊपर 7 आ गया और नीचे सर 3 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं 3। बिल्कुल 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 सही बात। 2 नहीं बच रहा होगा, 1 ही बच रहा होगा। नहीं सर 2 हैं। अरे ऐसी कैसे बात होगी? ऐसा तो नहीं होगा, आजा दिखा दूं। देख 9 से डिवाइड करा, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 + 3 9, 9 से 9 डिवाइड होता है तो 63 भी 9 से डिवाइड होगा, 9 7 जा 63, 9 से इसे डिवाइड हाँ करूंगा, हाँ 9 1 जा 9, ठीक है सर। 9 तो 7/15 बचा। बट हाँ अभी भी 3 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी जी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है सर। चलो ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का हिसाब सीखा हमने। अब हाँ जी हमारे सर। सामने आएगा जेईई में क्वेश्चन, तुम्हें करनी होगी फिजिक्स में बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व। फिजिक्स के आंसर आएंगे थोड़े बदतमीजी वाले, मैथ्स के तो फिर भी ठीक आ जाएंगे। जब बदतमीजी वाले आंसर आएंगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितनी बदतमीजी मुझे करनी है इसके साथ, मतलब कि मैं कहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा तो फिर भी सॉल्व करने चले जाओ, आसानी से निकाल लोगे। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है तो 1-2 पॉइंट तक निकाला डेसिमल और वहीं पर खत्म कर दिया बस, क्योंकि हमें तो पता है यार ये तो बहुत लंबा जाएगा अभी। सर मतलब ज्यादा लंबा फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमारी कैलकुलेशन में हेल्प कर देगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं जरा दूसरी चीज पे, रैशनल और इरैशनल नंबर्स पहचानना सीखते हैं हम। कि भाई ये नंबर कोई भी जो गिवन है, अगर वो नंबर पावर्स में गिवन है तो वो रैशनल बनेगा या इरैशनल बनेगा, ये अगर हमें पहचानना हो तो जैसे कि हमने रूल बताया, अब उस रूल को पहले तो इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं तुम्हें किस तरीके से रूल को इंप्लीमेंट करना है। तो सपोज एक क्वेश्चन तो हमने देखा था अभी, पर दोबारा आते हैं, आओ इसी क्वेश्चन को लेते हैं। 16 की पावर 1/4 ले ली बस इस बार मैंने इसको सॉल्व करा। 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, बाहर पावर 1/4 हो जाएगी, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन खत्म, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन खत्म, नंबर रैशनल। जी सर। पर इतना आसान काम नहीं होगा हर बार, और थोड़ा टेढ़ा काम भी हो सकता है, देखते हैं, आ जाओ। तो 27 की पावर 2/3, अब हमें इस बार ये दे दिया। अब कोई ऐसे देख के तो कहने लगेगा कि हाँ जी 27 की पावर 2/3 दी हुई है, पावर फ्रैक्शन में इरैशनल है। भाई तब है जब अंदर प्राइम नंबर होता डायरेक्टली। अगर अंदर प्राइम नंबर होता डायरेक्टली तब तो तू ये बात बोल देता, मैं 29 की पावर 2/3 देता, पहली बारी में आंसर देखते ही दे देता इरैशनल है, क्योंकि 29 इज ए प्राइम नंबर। बट अगर 27 है तो पहले ट्राई कर लो कि कहीं सॉल्व तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है अभी भी कि ये रैशनल नंबर होता, बट अभी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि भाई क्या हम 3 कुछ 27 को किसी की पावर्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, टू दी होल पावर 2/3, 3 से 3 होगा कैंसल, बचेगा 3 स्क्वायर, नंबर हो गया रैशनल। ठीक है जी, ये तो बढ़िया चीज लग रही है। और बताओ जरा हमें इसके बारे में। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, 32 की पावर 1/4, क्या हम 32 हमारे पास प्राइम नंबर है? नहीं है। तो अभी तो डायरेक्टली देख के नहीं कह सकते कि ये इरैशनल है, पहले तो हमें 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। 2 की 2 पावर 5। इंटू 2 की पावर 5, बिल्कुल, पावर होल में 1/4, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5/4? जी सर, लेकिन ये और है क्या नहीं। ये सॉल्वेबल है अब? नहीं, तो ये नंबर रैशनल होना चाहिए, इरैशनल होना चाहिए? इरेशनल। बिल्कुल। चलो तो अब आप मुझे पहचान के बताएंगे कुछ नंबर्स को कि वो नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है। थ्री अपॉन फोर,
पहला नंबर है 1296 सर 1296 3 की पावर 3/4। हाँ ध्रुव क्या बोलना चाहता है बता दो। सारे रैशनल ही है। सारे रैशनल है, सारे कैलकुलेट कर लिए तुमने? हाँ सर कर दिए। क्या बात है, वेरी गुड। चल पहले फर्स्ट वाला बता दे अभी तो तू, बस तेरा नंबर फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले को क्या लिखा 1296 को? सर ये 144 into 9 है ना, मतलब 144 into 9 है। बिल्कुल सही बात है तेरी, मुझे तो ऐसा लगता है। यस सर। सर सॉल्व करके इसको 30 बोल के आगे। क्या क्या सर एक सेकंड होगा 26 की पावर 2 और 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 हो गया, फिर आप 4 से 4 काट दो, 6 216। तो बस 6 क्यूब बनते ही हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी ध्रुव। यस सर, मैं तो फाइनल आंसर बता रहा था आपको। हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ तुझे कि अगर हमें मान ले सिर्फ इतना ही बताना होता, ऑल्दो हमें इतना नहीं बताना होगा, ये सिखाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये यूज होगा, ये इस तरीके की चीजें कैलकुलेशंस में यूज होगी, हमारी कैलकुलेशंस बेटर बनाएंगी। लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यार, जाके मैं उनसे कहता हूँ मत पढ़ भाई, तू आ जा बस क्लास में बैठ जा। और ये नीचे 11 का क्यूब है सीधा, और पावर 1/3 है। अरे बस बस बस, अब रुक जा, अभी नहीं बता लेंगे कुछ। सर फर्स्ट वाले का समझ नहीं आया, मतलब वहां पे जब उसे सर ब्रेक करा है तो सर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 आ रहा है, तो उसे मतलब कैसे करोगे? जुनाद इसके लिए हम अब अपने बेसिक रूल्स यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आजा मैं तेरे को याद दिला देता हूँ। और यस सर। तो ये देखिए, पहली बात तो देख, हम 1296 को 6 की पावर 4 लिख के तो डायरेक्टली सॉल्व कर ही सकते थे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जैसा कि ध्रुव ने एक्सप्लेन करा अभी। बट तेरा क्वेश्चन बड़ा वैलिड लगा मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है कि हम कैसे पता करेंगे कि 1296 को 6 की पावर 4 लिखें। हमें तो नहीं पता सर, हमसे तो नहीं हुआ कैलकुलेट 6 की पावर 4 1296 से। तो हम 1296 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि तूने भी निकाले। अब तूने प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद बोला कि 1296 को सर मैं ये तो जरूर लिख सकता हूं, मुझे ये तो नहीं पता 6 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं, पर मैं ये जरूर लिख सकता हूं सर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, जब मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो एक्चुअल मेथड यही होना चाहिए कि 2 की पावर 4, मतलब एक्चुअल मेथड ये होना चाहिए कि हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने चाहिए, और उसके बाद हमें एक्सपोनेंट्स के रूल लगाने चाहिए यहाँ पे। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 में इसको 1296 को लिख सकता था, उसकी होल पावर है 3/4, तो मैं 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यानी कि आई कैन राइट इट एज 2 टू दी पावर 4 टू दी होल। एक बार फिर से बता दो कैसे किया, क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुन ध्यान से। अब मान ले कोई बड़ा नंबर है, अब बड़ा नंबर है तो यार प्रॉब्लम होगी, उसको मैं डायरेक्टली तो ऐसे एक्सपोनेंट में पहली बारी में नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक्सप्रेस। अब जैसे 1296 ही था, मेरे को तो नहीं पता है 6 की पावर 4 है, और मतलब दैट इज वेरी नेचुरल कि हाँ हमेशा हर बार हमें ये पता नहीं चलेगा कि इतना बड़ा नंबर है तो हम कैसे इसको पावर में लिखें। तो हम क्या करना है, जैसे ही कोई बड़ा नंबर आता है और हमें नहीं पता है उसकी पावर्स आवर्स का गेम, तो अपन उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने उसकी प्राइम फैक्टर्स की पावर को ऐसे लिख लिया, जैसे कि मैंने 1296 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3, यानी कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो ये तो कर लिया मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है हर बार। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें एक्सपोनेंट्स के रूल अप्लाई करने हैं। अब देख मैं यहाँ पे इसी चीज को दो रूल से सॉल्व कर सकता था। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं याद दिला देता हूं तेरे को एक्सपोनेंट के रूल, a टू द पावर b इंटू c टू द पावर b, यानी कि अगर पावर सेम है तो बेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इट कैन बी रिटन ac टू द पावर b फर्स्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज के a की पावर b इंटू c की पावर b, इसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूं, साथ साथ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर a की पावर b एंड d की पावर कुछ e है, यानी कि दोनों कुछ अलग अलग चीजें हैं, और इसकी होल की पावर c दी हुई है, तो आई कैन राइट इट एज a टू दी पावर b की पावर c इंटू d टू दी पावर e टू दी पावर c, यानी कि इस पावर होल पावर को मैं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अलग अलग। तो जैसे चाहे वैसे देख सकता है अब इस क्वेश्चन को, इससे आगे मैंने जो अभी करा है, मैंने सेकंड वाला रूल लगाते हुए करा है।
ऑल्दो मैं इसको फर्स्ट वाला रूल लगा के करता तो ये ज्यादा इजी होता, वैसे दोनों से उतना ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तो चाहता हूं दोनों मेथड सीख जाए। पहले वाला मेथड सीख जाते तो जो ध्रुव ने बोला वो कर लेते, 2 into 3 की पावर 4 यानी कि 6 की पावर 4 बन जाता है टोटल, और फिर 4 से 4 डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, आंसर आ जाता 6 क्यूब। दूसरे वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैं करके दिखाई रहा हूं, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4, 4 से 4 होगा कैंसिल तो ये बचेगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, आंसर अभी भी 6 क्यूब ही आएगा, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 6 क्यूब इज 216। क्या ये बात समझ आई दीपांशु? आ गई सर। जुनैद यस सर, अब क्लियर है तो सारा की बात है एकदम? क्यों भाई, कंफर्म लॉक कर दिया जाए एकदम? कर दो सर। ठीक है तो चलो अब मेरे को नेक्स्ट वाले दोनों के आंसर बताओ। यही अप्रोच लगाने हर बार जब भी हमें बड़ा नंबर मिलता है, और अगर सपोज हमें नहीं पता चल रहा है कि भैया क्या इसके मतलब कैसे इसे मैं डायरेक्टली पावर में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, ऑल्दो इसके बाद एक और ज्ञान की बात बताई जाएगी वो अलग बात है, बट अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो हम यही करेंगे कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर का, और फिर उसको पावर्स में एक्सपोनेंट्स के रूल लगाते हुए देख लेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है या नहीं। चलो सर ये ट्राई करो। रेशनल है कौन सा? पांचवा। अभी देख ले एक बारी, मैं तो कहूंगा फिर से लगा ले दिमाग। सर 11 2 मिनट 3 मिनट है चल 11 तेरे पास, 236 तक दे दे तू, 5th और 6th दोनों के आंसर निकाल ले, दियो मत बता दियो बस मुझे जब आ जाए। सर 5 और 6 का ना? बिल्कुल 5 और 6 का। सर। 5th वाले का सर पहला बता दीजिए, मैंने 9 तक तो देख लिया, किसी से नहीं जा रहा सर। क्या पूछ रहे हैं भाई, फिर से बोल दे एक बार, तेरी बात सुन समझ नहीं पाया मैं। सर 1131 जो है ना, ये सर मैंने 9 तक चेक 1331 कर नहीं है, लिया सर। 1331 है, 1331 है, एक बार ध्यान से देख। हाँ सर 1331 जो है हाँ सर, ये हाँ। मैंने 9 तक तो चेक कर लिया, किसी से नहीं हो रहा सर डिवाइड। सर अब ये 11 का क्यूब है। एक और आगे कर ले चल। अच्छा अच्छा। अच्छा अब एक और सर बात। एक हाँ 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 बोल सर बोल, पहले तू बोल। सर ये ना तेरी इस वाले प्रॉब्लम का पांचवे सॉल्यूशन क्वेश्चन बता में। रहा था मैं। सर ये जो है ना 5th क्वेश्चन, इसमें जब मैंने 11 का क्यूब किया हम्म तो उसमें मेरे पास आ गया पावर में कि 3 इंटू 2/6। हाँ अब सर 2 से 2 कट गया, और वो 3 और 6 ऐसे ही कट गए ना, तो सर हाँ, बस 11 आ 3/6 गया, तो हो गया, इसलिए तो 6/6 ही हो गया, 1 ही बन गया। है ना सर, इसलिए तो ये रेशनल है। और जो ये सेकंड वाला है ना, इसमें रैशनल मेरी का है, रैशनल हुआ ना। हाँ रेशनल ही तो बोल रहा हूँ हाँ 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 ठीक है बिल्कुल। सर। और ये जो 6th वाला है ना, इसमें 23 की पावर 1/2 आ रही है। हाँ ठीक है। तो सर ये क्या हुआ? ये मतलब ये क्या बना? ये तो रूट में आ गया ना फिर। 23 की पावर 2 आ रही होगी, 1/2 नहीं। 23 आएगा टोटल सॉल्व करके। हाँ 23 आएगा टोटल सॉल्व करके। चल पहले मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। जुनैद कहाँ तक पहुंचा है अभी, बता मेरे अच्छा को। ये बाहर, ये सर नहीं 5th देखा हो मैंने, गया, होल 11 पावर है। 5th हो गया, 6 पे हूँ सर। ठीक है, 5th हो गया, 6th करो। सर ये और होल फिर पावर नहीं एक देखी और थी। इम्पोर्टेंट चीज भी बताई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी जैसे तुम अभी फंसे, जैसे इसने कहा कि मैं 9 तक करके रुक गया, तो पहले तो मेरी बात सुनना जरा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना कैसे इस पे भी बात करता है। ये सब बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं हमारी कैलकुलेशंस के, बट ये बहुत काम आएंगे हमारी जेई की प्रिपरेशन में। जब हम इनको सीख लेंगे तो हम कैलकुलेशंस में नहीं अटकेंगे, फटाफट 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 हम चीजें करते जा रहे होंगे। ये ये तो मैं तुम्हें बताना चाहता ही हूँ साथ साथ के टर्मिनेटिंग कब है, नॉन टर्मिनेटिंग कब है, रैशनल कब है, इरैशनल कब है, ये तो इसका पर्पस था ही।
बट इसका पर्पस ये भी है कि मैं कैलकुलेशंस भी सुधारनी है अपनी, वो भी एक उतना ही इंटीग्रल पार्ट है, जितना कॉन्सेप्ट्स को सीखना, जितना पढ़ाई करना, जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन भी अच्छी हो हमारी। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप 10-10 सेकंड भी हर क्वेश्चन के साथ बचाते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा भाई, उधर 10 से भी ज्यादा सेकंड ही बचा सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन थोड़ी बेटर होगी तो। तो जुनैद ये 529 है ना? यस सर। अब इसके फैक्टर्स तू निकालेगा, तू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा होगा। यस सर। याद है तुझे 529? वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जी। तो पहली प्रेफरेंस तो हम लोगों को 35 तक परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, 35 के स्क्वायर तक, और 36 का भी इनफैक्ट, और 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपसे, इससे ज्यादा आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, इतने तो होने ही चाहिए, मतलब इतने तो बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए हमें टिप्स पे बिल्कुल। इसके और अगर इतने याद होंगे ना तो आगे की कैलकुलेशन खुद ही आसान हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी इतने ही याद है वैसे तो, बट आगे की कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इन्हीं की हेल्प से। वो धीरे धीरे आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। तो पहली प्रेफरेंस तो यही हो कि हमें स्क्वायर्स याद हो। बट अब अगर नहीं है याद, आज तो नहीं है जी याद, अब क्या करें? आप क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा यार। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना शुरू कर दिए। ये हटा रहा हूं, हटा दूं सारा? सब नोट कर लिया जितना स्क्रीन पे लिखा हो? सब नोट कर लिया। ओके, सभी लोगों ने? ध्रुव, जुनैद, मौर्य, हाँ मतलब जी सर। ठीक है। बस ये दोनों क्वेश्चन तुम मेरे को बता देना। चलो मुझे पता ही है वैसे तो। पहला था 1331 की पावर 2/6 दी हुई थी, तो सबसे पहले तो मैंने पावर 2/6 देखी। सर 23 का स्क्वायर है सर, वो 529। बिल्कुल 23 का स्क्वायर है सर मुझे वहां तक तो याद था, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, फिर मैंने उससे नीचे आके इसका निकाल लिया। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए। मतलब 23 इंटू 23, आंसर 3 इंटू 3 9 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 528 लिखा होता तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि 23 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता। ये भी छोटी छोटी बातें कभी ये भी बताई जाएगी किस दिन क्लास में, कवर कराऊंगा ये भी चीज। साइक्लिसिटी बोलते हैं इसको, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे तब कराऊंगा इनफैक्ट। बट उससे पहले हमारे सामने जो लिखा हुआ था वो था ये, राइट? अब हमने सॉल्व करा तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2/6 लिखा हुआ था, ये कोप्राइम वाली फॉर्म थी नहीं, मैंने इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिया 1/3। अब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। वैसे ही इसको भी मैं भी डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा इसको पहले 525 की पावर, इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बाहर 1/4 को, तो ये बन जाएगा 1/2। तो बेसिकली मुझे जो निकालना था वो था 1331 की पावर 1/3 और 529 की पावर 1/2, राइट? अब इससे आगे बढ़े अगर हम, तो हमने देखा कि 1331 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने, ठीक है जी। हम हो गए शुरू, हमने देखा 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10, ये देखते गए। पर यार ऐसा भी तो हो सकता था ये नंबर प्राइम देता मैं तुम्हें, तुम कैसे पता करोगे कि 1331 प्राइम है कि नहीं है? तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या मेरी बात समझ रहे हो तुम? प्रॉब्लम समझ रहे हो इस क्वेश्चन में क्या आ सकती है तुम्हें प्रॉब्लम? हाँ जी सर, वो बड़े नंबर की। जब जितना बड़ा नंबर होगा यार उतने, अब ये तो पता नहीं है प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर ये नहीं पता कि प्राइम नंबर है कि नहीं है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने में तो भाई बहुत टाइम जा सकता है ऐसे तो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर प्राइम कब होता है उसके लिए आप, मतलब मैं आपके ये हिट एंड ट्रायल्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। ऐसे तो नहीं कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, चेक तो करना ही पड़ेगा मैं प्राइम नंबर के लिए भी, बट हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। कैसे? तो आप देखोगे 1331 के पास वाला स्क्वायर कौन सा है, राइट? जैसे कि 1331 के पास वाला स्क्वायर होगा 36 का। 36 का स्क्वायर होता है
1296 अभी आप सॉल्व करके आए थे 36 का स्क्वायर 6 की पावर 4 1296 राइट। अब इससे जस्ट बड़ा जो स्क्वायर है ना उसको उठाओ तो 36 से बड़ा स्क्वायर 37 वाला होगा। 37 का स्क्वायर 1331 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर एक बार ये लाइन फिर से। बिल्कुल। हमें क्या करना है, हम लोगों को ढूंढना है कि जो भी हमारा नंबर गिवन है और अगर हम सपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है तो हम जस्ट उससे जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको उठा लेते हैं। तो 1331 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा रिलेशन यूज करा जो अभी आप करके आए थे कि भाई 36 का स्क्वायर आपको पता है 36 का स्क्वायर है 1296। ये जस्ट इससे 35 प्लस 35 अगर इसमें हम कर दें तो 1331 बन जाएगा। यानी कि मुझे पता है 37 का स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है 1331 से बड़ा ही होगा। कर सकते थे बोल तो चाहते तो, वो नहीं कह रहा मैं, पर हम यहां से ये समझ सकते हैं कि 37 का स्क्वायर जस्ट इससे बड़ा होगा। तो जो जस्ट इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा जो भी आप नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं है, आपको वहां तक नंबर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझसे दीपांशु ने बोला था, शायद पता नहीं किसने बोला था तुम में से, मुझे लगता है दीपांशु ने बोला था कि सर मैंने 1331 को 9 से डिवाइड तक करके देख लिया है। तो 9 से तो मैं मैं नहीं था डिवाइड सर। करके, अच्छा किसने बोला था? जुनैद बोल रहा था फिर? नहीं सर, मैंने तो वो बोला था कि 625 था, फिर 576, तो उसके आसपास से मैंने 23 का स्क्वायर अच्छा निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि हमें अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं ना तो बच्चे प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करके देखना है बस। 9 से वो डिवाइड कैसे हो जाएगा जब वो 3 से ही नहीं हो रहा? समझ रहे हो भाई? 9 से तो वही नंबर डिवाइड होगा ना जो पहले 3 से तो हो कम से कम, वो भी सारे नहीं होंगे। हाँ सर। बट अगर 3 से ही डिवाइड नहीं होगा नंबर तो 9 से वो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, राइट? तो इसलिए हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखना होता है और जो जस्ट बड़ा उससे स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो देख लो क्या बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, वो उस नंबर तक डिवाइड करके देखो। यानी कि मैं 2 से लेकर 37 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से इसको डिवाइड करके देखूंगा 1331 को। अगर ये उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो हो गया, अगर ये 37 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ होता तो मैं इसको बोल देता क्लियरली कि ये एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर पहचानने की टेक्निक होती है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर, आ गए। अभी और अच्छे से आ जाएगी, रुक जाओ, अभी नहीं आई होगी इतना अच्छे से। तब आती है अच्छे से बात समझ जब हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी सुन के तो बात समझ आ ही जाएगी, मैं 2 बारी में समझा ही दूंगा, 3 बारी में तुम्हें भी आ ही जाएगी समझ, बट जब तक हम उस पर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक वो बात दिमाग में नहीं बैठेगी उतना अच्छे से। तो जैसे कि मेरे को 529 है, अब इस पे यही चीज अप्लाई करते हैं। अब यार मैंने 529 को 2 से देखा, नहीं है डिविजिबल। 3 से देखने के लिए 5 2 7 और 9 16, मैंने इसके डिजिट्स का सम निकाला 16 आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसे 4 से थोड़ी देखूंगा डिवाइड करके। अब मैं 2 3 के बाद 5 पे पहुंचूंगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। फिर मैं 7 से देखूंगा, 7 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ऑल तो 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल है पर वो खुद में ही इतना बड़ा है कि उससे पहले तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो 7 से डिवाइड करके देख लिया जी, 7 से भी नहीं हो रहा। फिर मैं देखूंगा 11 से, फिर मैं देखूंगा 13 से, फिर 17, फिर 19, राइट? मैं कहां तक देखूंगा? अब मेरी बात सुनो, 529 से जस्ट पहले छोटा स्क्वायर जो है वो है 22 का स्क्वायर 484, और 529 से जस्ट बड़ा जो स्क्वायर है वो है 576। वैसे तो 529 भी खुद में अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हमें पता चल जाएगा। पर मान लो मुझे पता करना होता कि भैया ये प्राइम तो नहीं है कहीं, तो मैं क्या करता, 529 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देख लेता। मैंने देखा 25 का 625 होता है, फिर मैं 24 का निकाल के देखता, 24 का आ जाता 576। तो मैं कहता मुझे 2 से लेकर 24 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सबसे इसको डिवाइड करके देखना है। अगर ये उनमें से किससे डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। 2 से देखा नहीं हो रहा, 3 से देखा नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, उसके बाद पहुंचे 11 पे। 11 4 जा 44, 8 9 89 नहीं, 13 13 4 जा 52, 9 बच जाएगा नहीं, 17 17 3 जा 51, 1 19 बचेगा नहीं, 19 19 2 जा 38, 14 149 बचेगा, 19 7 जा 133 होगा, 16 बच जाएगा नहीं, 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 आएगा, जब आप 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 23 2 जा 46, 6 बचा, 69 हुआ,
23 इंटू 369 होता है, यानी कि 23 इंटू 23 529 होता है। यहां से हमें पता चल गया कि नहीं भाई ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है। तो प्राइम नंबर निकालने की टेक्निक ये होती है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो भी पाएंगे कि नहीं। तो सपोज 1331 ऐसा नंबर होता कि जो 2 से लेकर 37 तक किसी भी नंबर से डिवाइड ना होता, तो फिर नहीं ट्राई करता मैं कह देता ये 1331 प्राइम नंबर है और ये क्लियरली एक इरेशनल नंबर होगा। बट अभी तो यार रैशनल होगा, क्योंकि मैं 1331 को लिख सकता हूं 11 क्यूब। तो मैं जब इसे 11 से डिवाइड करता तो खुद ही बन जाता। तो यानी कि आंसर आ जाता 11। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 23 का स्क्वायर बन जाता 529, आंसर आ जाता 23। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। यस प्राइम नंबर पहचानने आए, किसी भी नंबर बड़े नंबर को भी देख के आप बता सकते हो कि हाँ प्राइम नंबर है कि नहीं। बहुत सारी कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेंगी, नहीं सर बता दें। नहीं सर। कम हो जाएगी। मतलब करनी तो पड़ सकती है बहुत सारी भी, वो तो डिपेंड करेगा नंबर पे। बट हाँ इतनी नहीं करनी पड़ेगी कि हम देख के ही हार मान जाए कि हाँ जी ये तो नहीं होगा सर हमसे। हाँ सर, ऐसी बात। लिमिटेड कैलकुलेशन में हो जाएगा। और यही काम है मैथ्स का, रिड्यूस्ड कैलकुलेटेड रिस्क लेने अपन को। और कैलकुलेटेड रिस्क लेना, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो इज अ गुड चॉइस, राइट। तो नंबर सिस्टम में हमें ये सब चीजें यार मुझे लगता है हमें पता होनी चाहिए थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉड्यूलस, थोड़ी सी इनइक्वालिटीज, बहुत बेसिक सी, ज्यादा नहीं। ज्यादा इनइक्वालिटीज का मतलब नहीं। मॉड्यूलस पढ़ेंगे, मॉड्यूलस की थोड़ी सी इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनफैक्ट नॉर्मल इनइक्वालिटीज तो आपको आती हैं, जनरल वाली। जब प्रॉपर मेरे को और कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज पढ़ानी होंगी, वो हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। अभी तो सिर्फ मॉड्यूलस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस भी बहुत यूज होता है, बार बार कहीं भी हो जाता है यूज मैथ्स में। और साथ साथ हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस पे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा हम पढ़ेंगे लोगरिथम, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम वेवी कर्व मेथड, जिसको हम नंबर लाइन रूल, नंबर लाइन मेथड, साइन स्कीम, बहुत सारे नाम होते हैं उसके, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में यार हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मॉडुलस फंक्शन। ठीक है जी। जी सर। जी चलो सर। फिर आज तो नहीं हो पाएगा, अभी तो हमारे पास अगर हम स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा, एंड आई आल्सो हैव अदर क्लासेस। यस सर। चलो फिर ओके। समझ आई वैसे तुम्हें बात? ये तो बता दो मेरे को तीनों लोग। यस हाँ सर सर। समझ। पक्की बात है? यस सर। चलो ओके ठीक। बाय, थैंक यू सर। ओके बच्ची। नमस्ते सर। ओके नमस्ते।